टॉपिक हो गया है दैट इज डिटेक्शन। डिटेक्शन हमने कार्बन का हाइड्रोजन का लाइबिक मेथड से किया था और कार्बन हाइड्रोजन के डिटेक्शन में बेसिकली कार्बन को हमने CO2 में चेंज कर लिया था केयरफुली कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करके। उस CO2 को पास किया लाइम वाटर में, लाइम वाटर मिल्की हो गया। एक्सेस ऑफ CO2 से लाइम वाटर मिल्कनेस जो थी डिसअपियर हो गई। ये CO2 गैस थी, ये SO2 भी हो सकती थी और CO2 और SO2 में डिस्टिंग्विश करते हैं। CO2 एक ऑर्डरलेस गैस है, SO2 में एक पंजेंट ऑर्डर है या अपना इरिटेटिंग ऑर्डर है। फॉलोड बाय CO2 जो है KMnO4 से रिएक्ट नहीं करती, KMnO4 का पिंक कलर डीकलराइज नहीं होता, SO2 में हो जाता है, इससे याद रखना है। हाइड्रोजन के टेस्ट के लिए हमने यूज किया था, हाइड्रोजन को कन्वर्ट किया था वाटर में और वाटर से फिर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो व्हाइट टू ब्लू हो जाता है, CuSO4 एनहाइड्रस और बाद में CuSO4.5H2O। तो ये हाइड्रोजन का डिटेक्शन था। मतलब कहीं कोई ड्रॉप है वो वाटर की है, ग्लिसरीन की है, अंतर करना है तो CuSO4 व्हाइट कलर है उसे डाल दीजिए, वो ब्लू हो जाएगा, तो वो वाटर था। और अगर वो ग्लिसरीन या कोई और चीज हुई जैसे HCl, ये सारी चीजें भी व्हाइट कलर्ड होती है, तो आपने ऑर्डर कलरलेस होती हैं, तो इनमें से कोई भी होगा तो CuSO4 कलर नहीं शो करेगा। तो ये डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन या वाटर एक है। फिर हमने हेलोजेंस का डिटेक्शन, फास्फोरस का डिटेक्शन, सल्फर का डिटेक्शन और नाइट्रोजन का किया था बाई लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट। बच्चों लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट में सबसे मेन पॉइंट क्या था कि जो बॉन्डिंग होती है ऑर्गेनिक की वो होती है कोवलेंट, उसे आयनिक में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्वियसली फ्यूजन विद सोडियम करके सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं और उसके बाद ये कोवलेंट बॉन्ड टूट के सोडियम के साथ एक आयनिक बॉन्ड बना लेता है। अगर नाइट्रोजन है तो NaCN बनेगा, अगर सल्फर है तो Na2S बनेगा, नाइट्रोजन सल्फर दोनों है तो NaCNS बनेगा और अगर हेलोजन है तो NaX बनेगा। नाइट्रोजन का टेस्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे। नाइट्रोजन का जो टेस्ट था उसमें प्रूशियन ब्लू कलर आता है, ये याद रखना है। तो NaCN को हम FeSO4 से रिएक्ट करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है Na4FeCN6, उसमें H2SO4 डाल के एसिडिफिकेशन करके उसे चेंज कर देते हैं Na4FeCN6 को, दैट इज Fe4FeCN6 होल थ्राइस में, जिसे हम पेरीफेरोसाइनाइड कहते हैं एंड इट हैज अ कलर प्रूशियन ब्लू कलर। और इससे प्रूफ होता है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। फिर हमने डिटेक्शन किया था सल्फर का। अगर सल्फर हुई तो Na2S बन जाएगा और Na2S को हम रिएक्ट करें लेड एसीटेट से तो लेड के साथ PbS बनेगा अगर सल्फर होगा और उसका ब्लैक कलर होगा। ब्लैक प्रेसिपिटेट बनना प्रूफ करता है, यानी लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट विद लेड एसीटेट ब्लैक प्रेसिपिटेट प्रूफ करता है सल्फर है। एक और तरीका है सल्फर प्रूफ करने का, दैट इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। Na2FeCN5NO, Na2FeCN5NO एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसे हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कहते हैं और उसको हम ऐड कर देंगे विद Na2S या लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट और वॉयलेट कलर बन जाएगा और ये Na4FeCN होल 5NOS का वॉयलेट कलर आता है। तो इसकी वजह से सल्फर डिटेक्ट हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होंगे तो लेसाग्नेज टेस्ट के बाद जैसे ही हम NaCN की रिएक्शन FeSO4 से करेंगे और H2SO4 डालेंगे तो ब्लड रेड कलर आने लगेगा। वो बेसिकली FeCNS फुल थ्राइस की वजह से आता है। ब्लड रेड कलर आना ये प्रूफ करता है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। फॉलोड बाय अगला टेस्ट था हेलोजन का, लेकिन हेलोजन का टेस्ट करने से पहले हम लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट को बॉयल कर देते हैं विद HNO3, जिससे कि इंटरफेयर करने वाले इंटरफेयर इन द हेलोजन टेस्ट जो है लाइक CN ग्रुप यानी नाइट्रोजन का ग्रुप और सल्फर ये उड़ जाए। तो NaCNS मान लिया था, NaCNS टूटा होगा NaCN और NaCN एंड Na2S में, और वो जो HNO3 है वो NaCN को HCN में उड़ा देगा, HCN गायब हो जाएगा एंड सिमिलरली Na2S को वो H2S में बना देगा और H2S भी उड़ जाएगी और यहाँ से ये दोनों गायब हो जाएंगे। तो अब हेलोजेंस का टेस्ट हो सकता है। AgNO3 डालने पर अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है AgCl का तो क्लोरीन है, AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट आएगा और AgI का डार्क ब्राउन आएगा। और अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी अलग अलग है और हम इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। लास्ट था फास्फोरस का टेस्ट। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2O2 Na2O2 किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराते हैं तो वो जो फास्फोरस होता है वो H3PO वो फॉस्फेट में चला जाता है, दैट इज Na3PO4 में। फिर H3PO3 से या HNO3 से सॉरी रिएक्ट करके H3PO3 बना लेंगे और ये जो कंपाउंड बनेगा अब
HNO3 से रिएक्ट करने के बाद इसे अमोनियम मॉलिब्डेट से रिएक्ट कराएंगे। अमोनियम मॉलिब्डेट से रिएक्ट करने के बाद ये चेंज हो जाएगा अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट में, जो कि येलो कलर का है। ये फॉस्फोरस का टेस्ट है, ये हमने कल पढ़ लिया। आज की हमारी हेडिंग अब स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एस्टिमेशन। बच्चों, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एस्टिमेशन। ठीक है, दैट इज एस्टिमेशन। दिख रहा है? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अब भी नहीं दिखा? अब तो देखना चाहिए। एस्टिमेशन, ठीक है। तो एस्टिमेशन में क्या है बच्चों, हमें इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सारे भी आ जाएंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ सल्फर या फॉस्फोरस, ये निकालना है। ठीक है, हम एक को ढंग से समझते हैं और ऑलमोस्ट बाकी सब वैसे ही हो जाएंगे। एक को आपको कायदे से समझना है, कोई भी एक। जैसे पहले हम निकालने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन को हम समझ रहे हैं। बोलो बच्चों, दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? वेरी गुड। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालें? लेट सपोज हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जितना भी कार्बन है वो हमने बेटा चेंज कर दिया है, सारा का सारा कार्बन हमने चेंज कर दिया है CO2 केयरफुली। तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेटा पहला वाला थोड़ा ध्यान से सुनना और थोड़ा स्लोली समझना, क्योंकि एक समझ में आ गया तो बाकी कोई भी नहीं समझाना पड़ेगा, सब अपने आप हो जाएंगे, अपने आप, गारंटेड। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इस डब्बे में रखा है, या ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मान ले रहा हूं मैं ये वाई ग्राम का ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे पास, वाई ग्राम का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने केयरफुली कंबस्ट किया, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और CO2 कलेक्ट करी। यहां से जितनी भी CO2 बनी वो मैंने कलेक्ट कर ली। थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं कि मुझे CO2 मिली है वो x ग्राम CO2 मिली है। y ग्राम के कंपाउंड को जलाने के लिए, जलाने के बाद x ग्राम CO2 मिली है। ये दोनों चीजें मुझे पता है। डन। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। कैसे? बेटा अगर लेट सपोज लेट 1 मोल CO2 ऑब्टेन्ड, अगर 1 मोल CO2 हमें मिलती तो इसका मतलब 1 मोल CO2 मिलती, इसका मतलब यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 मोल कार्बन होते। कॉमन सेंस, CO2 का कार्बन आ तो यहीं से रहा है, ऑक्सीजन भले ही बाहर से हो सकती है, कार्बन तो यहीं से आ रहा है। और अगर CO2 का 1 मोल बना है तो इसका मतलब यहां 1 मोल कार्बन है। क्लियर? वेरी गुड। तो 1 mole CO2 obtained means the organic compound has 1 mole carbon। बोलो क्लियर है? वेरी गुड। अब इसके बाद बेटा CO2 का जो मोलर मास है वो है 44। तो 1 मोल CO2 को अगर मैं मास में चेंज करूं तो ये आ रहा है कि 44 ग्राम CO2 अगर बनेगी, मोल्स को मैंने ग्राम में चेंज कर दिया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 12 ग्राम कार्बन होंगे। भाई 44 ग्राम CO2 के अंदर 12 ग्राम कार्बन है और वो सारे के सारे कार्बन यहां से आए हैं। इसका मतलब अगर 44 ग्राम CO2 बनी है तो 12 ग्राम कार्बन वहां होंगे ही होंगे। 44 ग्राम CO2 कंटेन्स 12 ग्राम कार्बन, तो वो 12 ग्राम कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे। इसका मतलब 1 ग्राम CO2 अगर बनती, अगर 1 ग्राम CO2 बनती तो 12/44 ग्राम कार्बन हो जाता। कहां? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो अगर 1 ग्राम CO2 बनती तो 12/44 ग्राम कार्बन होता ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई डाउट? क्लियर? और इस क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में मान लिया था लेट x ग्राम CO2 बनी है, तो 1 ग्राम CO2 बनी है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने ग्राम कार्बन है। इसलिए अगर x ग्राम CO2 बनी हुई है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने ग्राम कार्बन है। आई होप सो यूनिटरी अप्रोच समझ में आ रहा है। इतने ग्राम कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतने ग्राम कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो होपफुली क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर 1 ग्राम CO2 बनी है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 ग्राम CO2 अगर बनती तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 12/44 ग्राम कार्बन होते, और क्योंकि x ग्राम CO2 बनी है तो 12/44 ग्राम कार्बन होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने ग्राम का है? y ग्राम का, है ना, हमने ये माना था। y ग्राम के ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने ग्राम आपको कार्बन मिल गया है, ठीक है। y ग्राम के ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने ग्राम आपको कार्बन मिल गया है, ठीक है ना, y ग्राम के कंपाउंड में। अब मुझे निकालनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन। y ग्राम के कंपाउंड में इतने ग्राम कार्बन मिला है, तो 1 ग्राम के कंपाउंड में कितने ग्राम कार्बन मिलेगा? 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने ग्राम कार्बन मिलेगा, ठीक है, इतने ग्राम कार्बन। और परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो इसलिए मल्टीप्लाई 100 इधर कर दिया, मल्टीप्लाई 100 इधर भी कर दे रहे हैं, ठीक है, इधर भी हम मल्टीप्लाई 100 कर दे रहे हैं, जिससे कि हमें याद हो जाए कि ये परसेंटेज आ गई। एक बारी मैं दोबारा लिख दे रहा हूं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या आ गया? 12/44 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये क्या है ये भी पता होना चाहिए ना, एक्स क्या है। तो एक्स ग्राम ऑफ जो CO2 बनी थी वो CO2 फॉर्म्ड, डिवाइड बाई वाई। वाई क्या है? वाई ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आ गया हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला। 12/44 x/y इंटू 100, 12/44 इंटू x/y इंटू 100, ये हमारा आ रहा है परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बारी इस वाली चीज को स्टार्टिंग से रिपीट कर रहे हैं, ओके, स्टार्टिंग से, ओके। तो बच्चों एक बारी आप देख लीजिए, आज हमने ये पढ़ना शुरू किया कि हम पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन, ठीक है। और एस्टिमेशन में सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ रहे थे परसेंटेज ऑफ कार्बन। हमने मान लिया y ग्राम का कंपाउंड लिया है और y ग्राम के कंपाउंड में कार्बन होगा, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बना जो कि x ग्राम बना। तो ये जो भी CO2 बना उसका कार्बन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आया है। और अगर CO2 का, अगर लेट सपोज 1 मोल CO2 बना है तो इसका मतलब शुरू के कंपाउंड में 1 मोल कार्बन होगा। तो क्योंकि CO2 1 मोल बना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 मोल कार्बन है। अब मोल्स को हमने ग्राम्स में चेंज कर लिया है। 1 मोल की वैल्यू CO2 के लिए 44 है और कार्बन के लिए 12 है, तो 44 ग्राम CO2 से 12 ग्राम कार्बन बन रहा है। इसलिए बेटा 1 ग्राम CO2 से ऑब्वियसली 12/44 ग्राम कार्बन बनेगा। ऑब्वियसली ये कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद है। और हमने क्वेश्चन में शुरू में मान लिया था x ग्राम CO2 है, तो 1 ग्राम CO2 में इतने ग्राम कार्बन है, तो x ग्राम CO2 में कितने होगा? मल्टीप्लाई बाई x कर देंगे। एक बच्चे ने पूछा था x से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि ये यूनिटरी अप्रोच है। तो 1 ग्राम CO2 में इतने ग्राम कार्बन है तो x ग्राम CO2 में इतने हैं, लेकिन ये पूरा कार्बन है तो y ग्राम कंपाउंड में, तो y ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने ग्राम कार्बन आ चुका है। y ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर इतने ग्राम कार्बन है तो 1 ग्राम में कितना होगा? तो फिर यूनिटरी अप्रोच 12/44 इंटू x/y हो गया। और अब हम इसे अगर परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। अब ये चीज पूरी चीज समझ में आ जाए इसलिए मैंने फुल फॉर्म में लिख दिया कि ये x और y आपको समझ में आए। तो 12/44 इंटू x क्या था? x था जितना CO2 बना है वो, और y क्या है? जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है वो, इंटू 100। तो ये हुआ परसेंटेज ऑफ कार्बन 12/44 इंटू x/y इंटू 100। किसी को डाउट है तो अब पूछिए, और अगर क्लियर है तो 1 टाइप करिए जल्दी से। 12/44 x/y इंटू 100। सात्विक क्लियर, संजना क्लियर, एंड अभिषी क्लियर, विदय क्लियर, निखिल क्लियर, गुड, विजय क्लियर, ठीक है, ये सबको क्लियर है, गुड। एक बारी फिर मैं शॉर्टकट दोबारा बताऊंगा, ओके। क्या
ध्यान से देखना ये शॉर्टकट, क्योंकि मैंने कहा था ना एक ही को ढंग से समझना है, बाकी सब फिर चूरन चटनी लगेंगे, बहुत इजी समझ में आएंगे। ये मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ये वाई ग्राम का लिया, वाई ग्राम का ऑर्गेनिक कंपाउंड जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था, जो कि एक्स ग्राम दे रहा था। ठीक है, शॉर्टकट ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड में तुम खाली कार्बन का वेट निकाल रहे हो या परसेंटेज निकाल लो, सबका थोड़ी निकाल लो, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का। तो कार्बन यहां है 12 ग्राम और ये पूरा CO2 है 44 ग्राम। ठीक, तो फॉर्मूला 12/44, इसका वेट डिवाइड बाई पूरे का वेट इनटू ये जो बना x ऊपर डिवाइड बाई ये जो बना या ये जो लिया था y इंटू 100। ये आया है परसेंटेज ऑफ कार्बन का डायरेक्ट फॉर्मूला 12/44 x/y इंटू 100। किसी को कोई डाउट आया समझ में? वेरी गुड। अब बच्चों, अब आपकी बारी है, चाहिए चेक करते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाँ भैया जी, भैया जी ये देखिए हमने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है और ये हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम वाई ग्राम ही मानेंगे और हमने हाइड्रोजन जो इसके अंदर थी उसका कंबशन करके वाटर बना दिया है, उसका कंबशन करके वाटर बना दिया है और वाटर को मान लिया फिर से वही एक्स ग्राम। फार्मूला लिख लोगे? लिखो 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 जल्दी। आई होप सो आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ जाए विदाउट एनी डेरिवेशन, पूरा डेराइव किए बिना ही। ये जो वाटर है इसमें तुम हाइड्रोजन का कर्मकांड करने वाले हो। हाइड्रोजन के दो एटम हैं, इनका वेट 2 होगा, पूरे वाटर का वेट 18 होगा। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही समझना। तो 2/18 x अपॉन वाई इंटू 100। तो कोई बच्चा अगर ये ऐसे लिखेगा 2x इंटू 100 अपॉन 18y, एक बात है, लेकिन हम क्योंकि जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, मतलब हमेशा याद रहे, तो हम ऐसे बोलेंगे 2/18 x/y इंटू 100। बिल्कुल सही है। तो 2/18 x/y इंटू 100 ये आ गया डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। किसी बच्चे को डाउट हो हाइड्रोजन में तो एक बारी पूछ लीजिए और अगर समझ में आ गया हो तो 1 लिख दीजिए। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन सात्विक, क्लियर है? गुड, ओके। निखिल, विजय, वेदई, अभिषेक, क्लियर। अब कार्बन का परसेंटेज हो गया, हाइड्रोजन का परसेंटेज हो गया। अब मान लेते हैं हम परसेंटेज निकाल रहे हैं सल्फर का, सपोज। तो सल्फर के लिए चलो अभी एक आध बारी और नाटक कर लेते हैं। यहां सल्फर था ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम वही वाई ग्राम लेंगे, इसके अंदर सल्फर होगा और इसकी हम सीरीज ऑफ रिएक्शंस करते हैं और सीरीज ऑफ रिएक्शन करने के बाद बेरियम सल्फेट में चेंज कर लेते हैं। कई रिएक्शन करते हैं, मतलब पहले वो जो लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट टाइप का बना है वो बनाया और फिर रिएक्ट किया। फिलहाल फाइनली बाहर से सल्फर ऐड नहीं किया है, बाहर से तो बेरियम क्लोराइड और ये सब ऐड किया है और ये बेरियम सल्फेट बन गया और ये माना कि यहां से जो भी सल्फर है वो यहीं से आया है। ठीक है, और अब ये बेरियम सल्फेट जो बना वो एक्स ग्राम बन गया है, बेरियम सल्फेट एक्स ग्राम बन गया है। और बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 233 और ये जो 2-3 है इसका उल्टा सल्फर का वेट है 3-2। ये सभी को याद है, 3-2 यानी 32 या 32 जिसे आप कहते हैं, और नीचे 2-3-3। नाउ वेरी गुड, सल्फर का परसेंटेज सभी को समझ में आ गया। अरे बेटा मल्टीप्लाई करके बता दिया एक ने तो। चलिए, नहीं मल्टीप्लाई क्या किया, ये आंसर गलत है जिसने भी मल्टीप्लाई, अच्छा वैसे लिखा होगा आपने, ठीक है, बाकी तो सही है। 32/233 इंटू एक्स बाई वाई इंटू 100। पता नहीं शायद इन्होंने ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके एक आदमी वैल्यू लिख दी थी, वॉट एवर, ठीक है, सिंपल है 32x इंटू 100 अपॉन 233y, वॉट एवर, ठीक है। हाँ मुझे लग रहा था साथियों तुम कैलकुलेटर लेके बैठे होगे और क्योंकि इतनी जल्दी तुम कैलकुलेशन थोड़ी कर लोगे।
232/233 × 100 बोले, कैलकुलेट करके भी बता दे रहा हूँ, इतना मत रटो कि परेशानी में आ जाओ, यही सिंपल है, इतने को याद रखते हैं, ये अच्छा है। क्लियर है सल्फर का? ठीक है सर। हाँ बेटा बोलो। सर वो 233/32 नहीं होगा? एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा आप ये कह रहे हो कि 233/32 कर दें? ध्यान से देखो, ये सल्फर का वेट और ये रहा बेरियम सल्फेट का वेट। एक बार फिर से याद दिलाता हूं, यहीं पे याद दिला देता हूं यार, क्या करें। ये CO2 था, इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था और कहा था 12/44। तो एलिमेंट का वेट अच्छा समझ ऊपर गया था, सर, समझ पूरे गया का सर, समझ वेट गया। नीचे था, है ना, इसलिए कह कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आ गया तो क्या हो गया। चलिए नेक्स्ट। तो अब हमारे पास अभी परसेंटेज फिलहाल 3 या 2-3 तो हो ही गए ना, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। अब हेलोजेंस निपटा देते हैं, पहले हेलोजेंस। ठीक है बच्चों, हेलोजेंस में एक ही फॉर्मूला है, ऑब्वियसली यही वाला फॉर्मूला चल रहा है। अब मैं जरा हेलोजेंस तीनों एक साथ चाहूंगा आप लिख लें, क्योंकि सिंपल है। ये वाई ग्राम का कंपाउंड है ऑर्गेनिक, और क्लोरीन के लिए AgCl बनाया जाता है, ब्रोमीन के एस्टिमेशन में AgBr बनता है, आयोडीन के एस्टिमेशन में AgI बनता है। एंड आई होप सो आपको पता हो सिल्वर का वेट 108 होता है। तो आपकी हेल्प के लिए मैं पूरे का मॉलिक्यूलर वेट अगर बता दूं तो ये 143.5 होता है, ये 188 होता है, और ये 200 127 108 235 होता है। क्लोरीन का वेट 35.5 होता है। ओके, ब्रोमीन का वेट ओनली 80 होता है, और आयोडीन का 127 होता है। सारे क्लियर आपको अपने आप होने चाहिए। ठीक है, तो थोड़े एटॉमिक वेट्स आपको याद कर लेने पड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेरी गुड, सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए हैं, आई होप तो। और जिन्हें नहीं आए एक बार चेक कर लो बोर्ड से, बाकी इसमें हमने कुछ लिखा नहीं है, ये सब में माना है मैंने x ग्राम ये बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए x पता होना चाहिए क्या बन रहा है। और पहले में आ गया परसेंटेज ऑफ क्लोरीन में 35.5 अपॉन 143.5 इंटू एक्स बाई वाई इंटू 100। दूसरे ब्रोमीन में आ गया 80 अपॉन 188 इंटू एक्स बाई वाई इंटू 100। 127 अपॉन 235 इंटू एक्स बाई वाई इंटू 100। तीनों फॉर्मूले हो गए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने डिटेक्शन के बाद, डिटेक्शन भी आज पूरा रिवाइज किया है, फिर बेटा एस्टिमेशन कर रहे हैं, और एस्टिमेशन में कार्बन का एस्टिमेशन, हाइड्रोजन का एस्टिमेशन, सल्फर का एस्टिमेशन और हेलोजेंस का पढ़ चुके हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, हेलोजन, एक और कोई किया, कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, हेलोजन, है ना, इतने ही किए, चलो मान लेते हैं। ठीक, चारों क्लियर। अब पांचवा देख लेते हैं, फॉस्फोरस का। ठीक है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की बेटा दो डिटेक्शन के तरीके हैं, या एस्टिमेशन के, सॉरी, दो है। एक तरीका है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसकी फॉस्फोरस को हम चेंज कर देंगे Mg2P2O7 में, Mg2P2O7 में चेंज करेंगे, और ये जो बनेगा ये हम x ग्राम का मान लेंगे, y ग्राम का ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे। और यहां इस पूरे का वेट याद रखना बड़ा आसान है। फॉस्फोरस का जो वेट है, शायद आपको पता होगा, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। डबल से एक आध आगे पीछे ही एटॉमिक मास होते हैं छोटे एलिमेंट्स में। ये 31 होता है एक फॉस्फोरस का, और इसका मोलर मास तीनों का जब ऐड करेंगे तो 222 आता है। तो याद रखना आसान है। तो फॉर्मूला लिखो, अरे कौन है यार, 3000 30,000 पता नहीं क्या लिख के पड़ा है, सही से लिखो। ठीक है, इल्ले इल्ले
नहीं आया? मैंने यहाँ थोड़ा सा जानबूझ के, वेरी गुड संजना, वेरी गुड वेदई एंड सात्विक, सात्विक सही गुरु, यस अविशी सही है। तो मैंने थोड़ा सा गेम खेला था और एक दो बच्चे सही, एक दो क्या लगभग सभी बच्चे सही समझे हैं कि यहाँ 2 फॉस्फोरस हैं, और मैंने आपको यहाँ पे फॉस्फोरस के एक एटम का वेट बताया था, पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैंने लिखा 31 तो 31 लिख दिया, मैंने एक्सप्लेन किया था। एटॉमिक नंबर 15 है तो एटॉमिक मास 31 है, तो 2 फॉस्फोरस का थोड़ी 31 है, एटॉमिक मास तो एक के लिए था, तो P2 के लिए वैल्यू 62 लिखी जाएगी। तो यहाँ ये वाली वैल्यू बेसिकली 62 होगी, 62 अपॉन 222 x अपॉन y इंटू 100, ओके इंटू 100। ये हो गया फॉस्फोरस का एक तरीका। फॉस्फोरस का दूसरा एक और है, उसमें हम फॉस्फोरस को चेंज कर देते हैं अमोनियम मोलिबिडेट में, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया वाईग्राम का और उसको चेंज कर दिया इसमें अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, है ना, यही था शायद हमने कल पढ़ा था, शायद 12 वाटर या 24 वाटर भी थे, वो एक बार देख लेंगे, है हार्डली मैटर, इसको याद नहीं करना, जैसे कर रहा हूँ है। कितने वाटर, कितने 12 है, चलो वाटर की जरूरत नहीं है इसका, सॉरी, चलिए हमें ये याद ही नहीं करना, हमें तो बस याद है, ठीक है। तो इसका हमें परसेंटेज निकालना है फॉस्फोरस का। बच्चों इसको भी याद रखना आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है बेटा। इसमें फॉस्फोरस का वेट तो आपको समझ में आ ही गया है 31। अच्छा, पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट याद रखना है, बड़ा सिंपल है। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 1877, आई होप सो 1877 याद रखेंगे। कैसे? 1 और 8 दोनों साथ साथ है, समझ में आ गया? 1 8 साथ साथ है, 1 8 साथ साथ 1877। अब तो कोई कहानी है नहीं, फार्मूला तुम्हें याद है नहीं है याद, उससे कोई लेना देना ही नहीं, तुम्हें तो बस खाली ये लगाना है 31 31 अपॉन 1 8 साथ साथ x बाई वाई इंटू 100, खत्म। ये हो गया भैया हमारा फॉस्फोरस का भी। तो हमारे 5 एलिमेंट निपट गए, कार्बन निपट गया, हाइड्रोजन निकट गया, सल्फर निपट गया, तीनों हेलोजेंस निकल गई, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और निपट गया फॉस्फोरस। अब एक लाला रह गया हमारा खाली, नाइट्रोजन। उसके लिए अलग मेथड है, इसलिए उसे अलग से अभी देखेंगे। पहले इन 5 में कोई कंफ्यूजन है या डाउट है पूछ लीजिए, फिर नाइट्रोजन पे उतरते हैं हम। पहले इन 5 में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए क्लियर है, इसका मतलब बच्चे कह रहे हैं, ठीक है बेटा। अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजन के लिए। अधिकतर एग्जाम में नाइट्रोजन के ही क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में भी, 12th स्टैंडर्ड में भी, क्योंकि नाइट्रोजन का डिटेक्शन का तरीका इस जनरल लीग मेथड से स्लाइटली डिफरेंट है, बहुत स्लाइटली। तो नाइट्रोजन में 2 डिटेक्शन के टेस्ट हैं, एक जो इसी को फॉलो कर रहा है ऑलमोस्ट, और एक थोड़ा सा अलग। पहले जो इसी को फॉलो कर रहा है उसका नाम है ड्यूमा मेथड, ठीक है। पहला नाइट्रोजन का जो एक तरीका है दैट इज ड्यूमा मेथड, ठीक है। ड्यूमा मेथड क्या है? DUMA। बच्चों इसमें करते क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं N2 में। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाइट्रोजन को काहे में कन्वर्ट कर रहे हैं? N2 गैस। चाहे तो पूरा डेरिवेशन करो, और अगर समझ में आ गया तो डायरेक्ट कर सकते हो, मैं पूरा एक बार ही करके दिखा रहा हूं। ये रहा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले की तरह वाईग्राम का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमने चेंज किया, सीरीज ऑफ रिएक्शंस की, तो मैं कोई लेना देना नहीं कौन सी सीरीज ऑफ रिएक्शन, इससे कलेक्ट हो गई N2 गैस एट STP। N2 गैस कलेक्ट की तुमने एट STP, और ये X आपकी इच्छा है, आप X ml मान सकते हैं, X लीटर मान सकते हैं। मैंने X लीटर लिया है, तो ध्यान रखना, वैसे इजी है तो आपको याद रहेगा। X लीटर ऑफ N2 गैस मिली है एट STP।
अब बाकी आप खुद कर सकते हैं, आई होप। देखिए बाकी क्या करना है, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल मिलता, 1 मोल नाइट्रोजन गैस मिलती, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 मोल नाइट्रोजन होती, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन गैस आई यहीं से। तो अगर नाइट्रोजन का आपको 1 मोल नाइट्रोजन गैस मिलती, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 मोल नाइट्रोजन होती। और क्योंकि ये हमें वॉल्यूम में चाहिए, तो 1 मोल को जब वॉल्यूम में चेंज करते हैं तो हम कहते हैं 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस हमें मिली है एट एसटीपी। तो अगर यहां अभी अगर चल रहा है, इफ चल रहा है, इफ 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस obtained, that means 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो भैया क्लियर है क्या कहना चाह रहे हैं? हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया, CO2 जैसे पहले निकली थी, अब की N2 लिखी। अब N2 का वेट 28 है, मॉलिक्यूलर वेट भी 28 है, तो 28/28 तो बना जाएगा। तो हमने मेथड चेंज किया, हमने कहा कि जो नाइट्रोजन गैस ऊपर आई है, हमने उसका वॉल्यूम कलेक्ट कर लिया कि कितना वॉल्यूम। तो अगर मान के चल रहे हैं कि 22.4 लीटर अगर नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम मिला, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में 28 ग्राम नाइट्रोजन थी। इसका मतलब 1 लीटर अगर एसटीपी पे नाइट्रोजन गैस मिलती, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने ग्राम नाइट्रोजन होती। ठीक है भाई, 22.4 लीटर में इतना है, तो 1 लीटर में कितना है? अगेन हमें जो नाइट्रोजन गैस मिल रही है, वो मिल रही है x लीटर एट एसटीपी। ठीक है, और अगर मुझे x लीटर नाइट्रोजन गैस मिली है, 1 लीटर नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए इतने ग्राम होते हैं, तो x लीटर नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए इतने ग्राम होंगे। बट ये ध्यान रखना, x लीटर होनी चाहिए, N2 गैस होनी चाहिए, और एट एसटीपी होनी चाहिए। ठीक है, एट एसटीपी। और y ग्राम के ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये प्रेजेंट था, तो y ग्राम के ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है इतने ग्राम नाइट्रोजन। तो 1 ग्राम के ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने ग्राम नाइट्रोजन है? तो बेटा 1 ग्राम के ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, 1 ग्राम के ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने नाइट्रोजन है, तो 100 ग्राम के ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी नाइट्रोजन है? 100 ग्राम के ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतनी नाइट्रोजन है। और 100 में जो नाइट्रोजन आया वो परसेंटेज आ गया। और जरा इसमें x अपॉन y को कायदे से लिखा जाए, या ऐसे लिखे हम, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन बाय 28 बाई 22.4। अब ये 22.4 तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, ये वॉल्यूम के लिए यूज होता है, तो वॉल्यूम कट जाएंगे, तो ये x लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। और बच्चों अगर आप यहाँ पे x ml लिख रहे होंगे, तो यहाँ 22,400 ml लिखेंगे, जिससे ml कट जाए। और अगर आपने लीटर लिखा है, तो आपको मालूम है ना 1 मोल की वैल्यू 22.4 लीटर होती है। फॉलोड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो y ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ये आ गया नाइट्रोजन का पहला मेथड, जिसका नाम रखा गया है ड्यूमास मेथड। ठीक है, ये ड्यूमा मेथड है, और ड्यूमा मेथड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ये आ गया। ड्यूमा मेथड कुछ कंपाउंड्स के लिए नहीं है, जिनमें नाइट्रोजन है फिर भी ड्यूमा मेथड उनके लिए नहीं है। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनमें रेजोनेंस लगती है, और नाइट्रोजन रेजोनेंस की वजह से हाईली स्टेबल हो जाती है, और वो कंपाउंड टूटने के बाद या इजीली N2 गैस नहीं देते। तो ड्यूमा मेथड का कुछ रिस्ट्रिक्शन है, और स्पेशली उन कंपाउंड में रिस्ट्रिक्शन है जहां नाइट्रोजन रेजोनेंस में है, जैसे शायद एनेलीन है, नाइट्रोबेंजीन है। तो एक बार देख लेंगे किस किस में है, वो थ्योरी है, एनसीईआरटी भी ओपन करके देख लेंगे कि ड्यूमा मेथड का रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये भी पूछ लेते हैं।
और न्यूमेरिकल में एग्जामिनर कभी नहीं कहेगा कि ड्यूमा मेथड ये मेथड, या हो सकता है लैंग्वेज छोटी करने के लिए कह दे ड्यूमा मेथड, अदरवाइज वो ऐसे कह देगा कि हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उससे हमें N2 गैस मिल रही है, वो 10 ml मिल रही है एट 720 एटमॉस्फेयर mmHg एंड 298 केल्विन। तो जरा ध्यान रखना, वो जो वॉल्यूम देगा 10 ml वो यहां नहीं रख सकते। वो क्यों नहीं रख सकते यहां? क्योंकि उसने एसटीपी पे नहीं दिया। एसटीपी की कंडीशन क्या है? प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर या बार, 1 एटमॉस्फेयर बार एक जैसा होता है, यानी इट इज 760 mmHg। तो इतना प्रेशर दिया होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी 273 केल्विन, ठीक है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड जिसे 273 केल्विन होता है वो दिया होना चाहिए। और इस समय का जो भी वॉल्यूम आएगा वो यहां रखना है। और अगर एग्जामिनर इन दोनों में से कोई भी चीज चेंज करके देता है तो पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। और यहां पे हम ये मान के चलेंगे ये वाला प्रेशर 760 रखना है, ये वाला टेम्परेचर 273 रखना है, और ये वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। और एग्जामिनर ने हमें कोई एक वॉल्यूम दिया होगा 10 ml 20 ml वॉट, कोई एक प्रेशर दिया होगा 720 750 और टेम्परेचर दिया होगा 390 290 वॉट, ये ऐसे करके एग्जामिनर ने एक वॉल्यूम दे रखा होगा, ये वॉल्यूम एग्जामिनर ने दे रखा है और ये टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है। तो जरा ये ध्यान रखना है, एग्जामिनर ने जो वॉल्यूम दे रखा है वो डायरेक्ट नहीं लगा देना, पहले देख लेना है क्या उस समय का प्रेशर 760 mmHg है, क्या उस समय का टेम्परेचर 293 है, 273 है सॉरी, अगर है तो लगा सकते हो, और अगर नहीं है तो 760 273 लिख के ये वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। इस समय का जो वॉल्यूम है वो इस फॉर्मूले से आएगा, फिर रखा जाएगा। डन। बताइए भैया, ड्यूमा मेथड में किसी को कोई दिक्कत? नाइट्रोजन का जो मेथड है ड्यूमा क्लियर है, शॉर्टकट क्लियर है, पहले की तरह शॉर्टकट है, शॉर्टकट में कोई चेंज नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे जो बच्चे समझ में आ गया है, ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है वाईग्राम का कंपाउंड, इससे निकली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में बस चेंज इतना हमने किया है, ये x लीटर नाइट्रोजन होनी चाहिए एट एसटीपी, और ये नाइट्रोजन के मोलर मास 28, और यहाँ 1 मोल का मास की जगह 1 मोल का वॉल्यूम रखा है 22.4 लीटर। अब देखो बिल्कुल पुराना सिनेरियो दिख रहा है जैसे पहले हमने किया था, 28 अपॉन 22.4 x अपॉन y, बस ये x ये है x लीटर N2 गैस एट एसटीपी अपॉन y इंटू 100। तो ये हो गया भैया नाइट्रोजन का एस्टिमेशन, एक तरीका ड्यूमा मेथड जो आपके समझ में आई होप सो आ गया। और भैया आखिरी मेथड है जिसका नाम है जेल्डाल मेथड, ये लास्ट हेडिंग है इसमें, ठीक है, समवॉट इसका नाम है जेल्डाल, के जेल्डाल मेथड, चंडाल चौकड़ी की कहानी है ये। तो ये चंडाल क्या है या जेल्डाल क्या है? KJEL DHAL या DAL होगा यार, उससे स्पेलिंग को इतना फोकस कर लो, मेथड समझो। ये मेथड बड़ा अलग है, शॉर्टकट है, आप शॉर्टकट ही लगाएंगे और शॉर्टकट से ही आंसर निकालेंगे, ठीक है। पूरा मेथड आप मैं समझा तो रहा हूं लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे मैंने पिछले वाले हेडिंग्स में आपसे बस ये कहा, सल्फर है, किसी ना किसी तरीके से एग्जामिनर उसे BaSO4 में चेंज करेगा, वो कैसे चेंज कर रहा है तुम्हारी हेडेक नहीं है, बस BaSO4 कितने ग्राम बने ये देख लो। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन थी पिछले वाले मेथड में, उस नाइट्रोजन को एग्जामिनर ने किसी ना किसी तरीके से N2 गैस में चेंज किया। न्यूमेरिकल करने के लिए बस N2 गैस चाहिए तुम्हें, और कुछ नहीं चाहिए। N2 गैस कितना वॉल्यूम है एट एसटीपी वो देखना था। ऐसे ही इस प्रोसेस में टाइट्रेशन होती है, ठीक है। तो ये मेथड इस पे बेस्ड है जिसे कहते हैं टाइट्रेशन, ठीक है, ठीक है। और ये जो टाइट्रेशन वर्ड है ये अच्छे अच्छे बच्चों को टाइट कर देती है। अच्छे अच्छे बच्चे मैंने देखा है जबकि इसमें है कुछ भी नहीं, नथिंग, लेकिन उनके दिमाग में एक फोबिया है कि ये एक बहुत टिपिकल चीज, टाइट्रेशन मतलब टफ, टी से टाइट्रेशन, टी से वेरी टफ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस बेसिक लॉजिक लगाइए, आपको इस टाइट्रेशन वर्ड तक की जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और जेल्डाल मेथड में हुआ क्या, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, पहले की भांति हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड वाईग्राम का ही है,
ठीक है, हमने या चलो बदल लेते हैं भाई, कोई नया मेथड है तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा W ग्राम का ले लेते हैं। ठीक है, वैसे वाई लिख के W लिख के उससे कोई फर्क नहीं। हमने एक कंपाउंड लिया W ग्राम का, उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, हमने उस नाइट्रोजन को चेंज कर लिया है अमोनिया में। हमने नाइट्रोजन को काहे में चेंज किया है बेटा? अमोनिया। बट अवर प्रॉब्लम इज दैट हमें पता नहीं है ये अमोनिया कितनी। अब हमें ये पता करना है कि अमोनिया कितनी, और इसके लिए हम यूज करते हैं टाइट्रेशन। ठीक है, और इस अमोनिया को हमने पहले रिएक्ट कराया है H2SO4 से। जब हम इसे H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो H2SO4 और अमोनिया रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बना लेंगे। बट इस टाइट्रेशन का हमें एंड पॉइंट नहीं मिल पा रहा, मतलब हमें पता नहीं चल रहा अभी भी कि इस टाइट्रेशन में अमोनिया की वैल्यू कितनी है। तो हमने H2SO4 कुछ एक्सेस में ऐड कर दिया, H2SO4 कुछ एक्सेस में ऐड कर दिया, तो जितनी अमोनिया आई थी वो तो न्यूट्रलाइज हो गई, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ H2SO4 बच गया है। ठीक है, तो H2SO4 इन एक्सेस में ऐड किया पहले, और यहां अमोनिया से रिएक्ट करने के बाद कुछ ना कुछ H2SO4 अभी भी जो बचा हुआ है उसको हमने न्यूट्रलाइज किया है NaOH से। जो बचा हुआ H2SO4 है वो किससे न्यूट्रलाइज किया है? NaOH से। ठीक है बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट में न्यूमेरिकल किया करिए। मोल्स में अगर आप करेंगे, जैसे एनसीईआरटी में मोल्स में दे रखा है, तो आपको बैलेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी, दुगना आधा आधा दुगना ये करना पड़ेगा। ग्राम इक्विवेलेंट में कभी बैलेंसिंग फॉलो नहीं की जाती, वो सीधा सीधा 1:1:1 में चलती है। तो यहाँ पे आपका अगला पॉइंट ये आया कि ये जो H2SO4 आए NaOH से, ये पता लग जाता है कि NaOH कितने ऐड करने पड़े हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन बड़ा इजी होता है, एंड पॉइंट तुरंत पता लग जाता है। तो NaOH के हमें पता चल गया कितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा रिएक्ट करते हैं 1:1:1:1। मतलब अगर किसी के ग्राम इक्विवेलेंट 20 रिएक्ट कर रहे हैं तो गारंटेड दूसरे के भी 20 रिएक्ट करेंगे, तीसरे के भी 20, चौथे के भी 20, सबके उतने ही रिएक्ट करेंगे। अगर किसी एक के ग्राम इक्विवेलेंट 10 रिएक्ट कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूं लिए हैं, आपने यहाँ कितने ग्राम इक्विवेलेंट लिए थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से इससे कितने रिएक्ट कर रहे हैं और इससे कितने रिएक्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और इसके वाले हमें पता लग जाएंगे। और अगर हमें इसके वाले पता लग गए तो हम इसके वाले पता लगा ही लेंगे। कॉमन सेंस आया समझ? हमें इसके पता लग गए तो इसके पता लग जाएंगे। एक भाई सुनो एग्जाम्पल से, ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर एग्जाम्पल को यहाँ लगाने की कोशिश करिएगा, शायद लग जाए। सपोज आप किसी मिलने वाले की दुकान पे गए हो, जानने वाले, आपने उससे कोई एक आइटम परचेज किया, ये आइटम आपने उससे परचेज किया, ठीक है, वॉट एवर द आइटम। आपने कहा भाई साहब बता दीजिए कितने का है। वो अरे कैसी बात कर दी, आपकी अपनी दुकान है, हम तो नहीं बताएंगे कितने का है। वो बता ही नहीं रहे कितने का है, और आपको भी नहीं अच्छा लग रहा, आपको भी पैसे देने, ठीक है, लेकिन एक अंदाजा तो आपने लगा ही लिया कितने का होगा, ठीक है, वॉट एवर, ठीक है। सपोज दैट आप कोई भी एक्स या NH3 नाम का आइटम खरीदने गए थे, और आपको ये अंदाजा है इन जनरल ये मार्केट में मान के चल रहे हैं 400 रुपए का आता है इन जनरल, ठीक है। तो तेरा 10 कहां से आ गया भाई, ठीक है, लेट सपोज ये 400 का आता है, आपको ये अंदाजा था लगभग, लेकिन श्योर नहीं है। आपने क्या किया, दुकानदार को सीधा 500 का नोट थमा दिया। आपने 500 रुपए थमा दिए क्योंकि अभी इसमें आपको थोड़ा डाउट है, आपको नहीं पता था, इसीलिए आपने एक बढ़ा के पैसे दे दिए कि ले यार तू काट ले, इसमें जितने तेरे बनते तू काट ले, यहीं पे एग्जाम्पल में रहना। तो आपने 500 का नोट दे दिया, और वो भाई साहब अभी भी बताने को तैयार नहीं ये कितने का है। तो आपने बस ये कह दिया भैया जो भी कुछ बचा है मेरा, उसके ये 10 रुपए वाले मुझे पेन दे दो, जितने भी आते हैं, जो भी कुछ बचा है उसमें 10 रुपए वाले पेन दे दो। और लेट सपोज उसने आपको 20 पेन वापस कर दिए, या 20 पेन दे दिए साथ में, या NaOH दे दिए। तो दिमाग चलाओ, क्या तुम्हें समझ में आ गया कि ये अमोनिया कितने का था, कैसे आया? तुमने 500 दिए, 200 का तुम्हें ये माल वापस मिल गया,
इसका मतलब ये 300 का था। आ रहा है समझ में? इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया क्या कह रहा हूं? तो यहां पे हमें ये निकालना होता है H2SO4 अमोनिया से कितना रिएक्ट किया। ठीक है, तो अब इसकी ये जो तिगड़म वाली कैलकुलेशन है उसे एक बारी ध्यान से देखिएगा। लेट, मैं हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट में करूंगा, वो बेस्ट है, और आपको भी ग्राम इक्विवेलेंट में ही सीखना पड़ेगा क्योंकि बैलेंसिंग का चक्कर ही नहीं। ठीक है, तो लेट H2SO4 इनिशियली टेकन, इनिशियली हमने H2SO4 जो लिया है वो लिया है N, उसकी नॉर्मेलिटी N है, एंड N नॉर्मल एंड V लीटर या ml जो चाहे लिख लें, V ml वॉल्यूम। जो हमने H2SO4 इनिशियल लिया है उसकी नॉर्मेलिटी N है और उसका वॉल्यूम V ml या V लीटर, जो भी आप मानना चाहें मान लीजिए। बुक में ml दे रखा है तो ml ही लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में जो H2SO4 लिया है उसकी नॉर्मेलिटी N है, उसका वॉल्यूम V। कोई डाउट? ये बच्चों जिन्हें नहीं पता पहले उन्हें बता दूं इसको लिखने से पहले कि जो मैं बार बार कह रहा हूं, ग्राम इक्विवेलेंट में क्वेश्चन किया करिएगा। ग्राम इक्विवेलेंट दो तरीके से निकाले जाते हैं। एक मेथड होता है कि आपको किसी चीज की नॉर्मेलिटी पता हो, उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करिए इन लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट आते हैं। दूसरा तरीका होता है ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, किसी का वेट पता हो, उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट के ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने होते हैं। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर आपको नॉर्मेलिटी नहीं गिवन है, जैसे यूजुअली आपको नहीं देगा एग्जामिनर, तो मोलैरिटी दे देगा। मोलैरिटी इंटू वैलेंसी या एन फैक्टर होती है नॉर्मेलिटी। तो एग्जामिनर H2SO4 की आपको मोलैरिटी देगा और H2SO4 की वैलेंसी 2 है, दो H हट सकते हैं, वैलेंसी 2 है, तो इसकी नॉर्मेलिटी आपके तुरंत बन जाएगी। मोलैरिटी को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा नॉर्मेलिटी में करिएगा। NaOH, भैया NaOH में एक ही OH है तो इसकी वैलेंसी 1 है। अमोनिया, क्योंकि अमोनिया NH4 पॉजिटिव में जाता है तो इसकी भी वैलेंसी 1 है। तो इन दोनों की वैलेंसी 1 है, अर्थात इन दोनों में मोलैरिटी जो दी है वही नॉर्मेलिटी होगी। तो अगर इन दोनों में कुछ भी मोलैरिटी दे रखी है तो वही नॉर्मेलिटी है, तो टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ H2SO4 के लिए है। H2SO4 की वैलेंसी 2 है और इसका मतलब जो भी मोलैरिटी दी है नॉर्मेलिटी उससे डबल होगी। ठीक है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से डबल होगी, बस ये याद रखना है H2SO4। तो ये वाला जिसको नहीं मालूम है वो थोड़ा सा लिख ले कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। जब हम वॉल्यूम ml में कहते हैं तो उसे मिली इक्विवेलेंट कहने लगते हैं, मतलब 1000 टाइम्स उससे कम, तो मिली इक्विवेलेंट हो जाता है वॉल्यूम जब ml में आएगा। और ग्राम इक्विवेलेंट का दूसरा तरीका होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हमें फिलहाल पहले तरीके की यहाँ ज्यादा जरूरत है, लेकिन आप दोनों लिख लें, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और दूसरा ये जरूर लिख लें, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, यानी H2SO4, स्पेशली यहाँ पे H2SO4 की मोलैरिटी एग्जामिनर देगा और हम नॉर्मेलिटी में चेंज करेंगे। बताओ बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? अमोनिया की वैलेंसी 1 ही होती है बेटा, क्यों बेटा? ये अमोनिया है, ये रिएक्शन करेगा H2SO4 से और ये चेंज हो जाएगा अमोनियम आयन में, और अमोनियम आयन में यहां से यहां जाते समय एक प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है, या ये एक ही लोन पेयर होने की वजह से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, और अगर ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसकी वैलेंसी आपको 1 माननी है यहाँ पे। और कोई किसी का डाउट है तो पूछिए। गुड, नाउ रिटर्निंग बैक, बेटा H2SO4 हमने जो शुरू में लिया था वो लिया है नॉर्मेलिटी N का और वॉल्यूम V का। ठीक है, नेक्स्ट NaOH कितना H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, तो NaOH इसकी नॉर्मेलिटी N है या N1 नॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो NaOH जो हमने लिया है उसकी नॉर्मेलिटी N1 है। ठीक है, let the
NaOH used, जो NaOH यूज कर रहे हैं हैज नॉर्मेलिटी, उसकी नॉर्मेलिटी है N1। मान लिया जो भी H2SO4 के साथ NaOH हम लेंगे वो तो हम बाहर से ही ले रहे हैं, तो उसकी नॉर्मेलिटी हमें पता है, तो NaOH की नॉर्मेलिटी N1 है, ठीक है। लेट द NaOH रिएक्टिंग विद H2SO4, ये टाइट्रेशन जब किया इक्वल टू V1 ml, ये इंपॉर्टेंट है। NaOH कितना H2SO4 से रिएक्ट किया, रिएक्टिंग विद H2SO4, जरा इसी को ध्यान दें, रिएक्टिंग विद H2SO4 लिखा है। NaOH reacting with H2SO4 is V1 ml। क्या बच्चों आप मुझे बता सकते हैं कि जो NaOH H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है उसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं? द ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट कहें, एक ही बात है, ऑफ NaOH रिएक्टिंग विद H2SO4, ये कितना आएगा? तो अभी मैंने आपको समझाया था, एक आध बच्चे के शायद समझ में आया हो, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे H2SO4 से वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है V1 और इसकी नॉर्मेलिटी है N1, तो N1 V1 ग्राम इक्विवेलेंट, या इसको शॉर्ट में अभी मैं मिली इक्विवेलेंट लिख रहा हूं MEQ। तो ये मिली इक्विवेलेंट NaOH के आ गए which are reacting with H2SO4, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH reacting with H2SO4। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया? अब जरा पहले वाले देखिए शुरू में कि H2SO4 के इक्विवेलेंट शुरू में हैं कितने। H2SO4 के इनिशियली आपने इक्विवेलेंट लिए कितने थे, कैपिटल N इंटू V, इतने लिए थे, और NaOH से कितने रिएक्ट कर गए, N1 इंटू V1। क्यों, फिर से सुनो, ये H2SO4 जो है ये NaOH से रिएक्ट करेगा और ये कुछ प्रोडक्ट बनाएगा Na2SO4 और वाटर, कुछ बैलेंसिंग होगी, लेकिन तुम बैलेंसिंग मत देख लेना, तुम बैलेंसिंग देखो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बैलेंसिंग से तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं। क्यों, क्योंकि तुम काय में क्वेश्चन कर रहे हो, ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट 1:1:1:1 होते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट जितने रिएक्ट करते हैं उतने ही दूसरे के रिएक्ट करते हैं, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट N1 इंटू V1 रिएक्ट कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस है इतने ही इसके रिएक्ट करेंगे, N1 इंटू V1 इसके रिएक्ट करेंगे। लेकिन तुमने शुरू में H2SO4 लिया कितना था, तुमने शुरू में H2SO4 लिया है N इंटू V, इतना तुमने इनिशियली H2SO4 लिया है, या इनिशियल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इतने लिए, और इतने किससे रिएक्ट कर गए, NaOH। तो क्या आपको समझ में आया कि इसमें से इसे अगर मैं माइनस करूंगा क्या आएगा, इसमें से इसे माइनस करूंगा तो क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों? एक बच्चे ने कहा है लेफ्ट ओवर, हाँ H2SO4 लेफ्ट ओवर आएगा, लेकिन थोड़ा और दिमाग लगाओ, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, ठीक है अभिषेक, थोड़ा सा और, थोड़ा सा। बेटा वेदई NaOH कहां से आ गया, मोल्स मोल्स की तो बात ही। ओके, आप लोग शुरुआत भूल गए, इसीलिए तो इसका नाम चंडाल मेथड है, कोई दिक्कत नहीं, आप शुरुआत भूल गए। चलिए मैं आपको इसकी शुरुआत याद दिलाऊं, इसकी शुरुआत हमने यहां से की थी, अब शायद याद आए। शुरुआत की थी कि आप बाजार कुछ लेने गए, उसका अमाउंट से ज्यादा अमाउंट दे दिया, तो H2SO4 आपने शुरू में जो डाला था वो अमोनिया से रिएक्ट किया था, और जो बच गया था H2SO4 वो NaOH से रिएक्ट हुआ, जो H2SO4 बच गया था वो NaOH से रिएक्ट हुआ। तो
NaOH से कितना H2SO4 रिएक्ट हुआ जब आपको पता चल गया कि H2SO4 यहां से इतना रिएक्ट किया, इतना शुरू में था, तो ये डिफरेंस क्या आया? ये डिफरेंस क्या आया? कितना H2SO4 अमोनिया से रिएक्ट किया है। द H2SO4 रिएक्टेड विद अमोनिया। ये जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहलाएगा द H2SO4 रिएक्टेड विद अमोनिया। आया समझ में? फिर से सुनो बेटा, ये कहानी है टोटल बच्चों, ये कहानी है टोटल स्टार्टिंग से कि हमने H2SO4 लिया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाल दिया और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी W ग्राम या Y ग्राम का उसमें डाल दिया। H2SO4 ने यहां रिएक्शन कर ली, रिएक्शन करने के बाद कुछ H2SO4 बच गया और जो H2SO4 बच गया उसे न्यूट्रलाइज किया NaOH से। तो ये जो H2SO4 ऐड किया है वो दो चीजों से रिएक्ट कर रहा है, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अमोनिया से और दूसरा NaOH से। इन दोनों से न्यूट्रलाइज हो रहा है। शुरू में आपने H2SO4 एक्सेस में लिया था और वो इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब तुम्हें पता है NaOH कितना न्यूट्रलाइज हो रहा है या कितना ऐड किया जा रहा है, तुम्हें ये पता है। तो अगर तुम्हें ये पता है NaOH कितना डाला और तुम्हें ये भी पता है कि शुरू में H2SO4 कितना डाला गया था, तो शुरू में जितना H2SO4 डाला गया था उसमें से जितना H2SO4 NaOH से रिएक्ट किया है उसे माइनस कर दो, तो अमोनिया ही तो आ जाएगा, तो यही वाली वैल्यू तो आएगी। तो अगर आपको समझ में आया हो कि बाहर से डाला गया H2SO4 अंदर दो चीजों से रिएक्ट कर रहा था, NaOH से और अमोनिया से, और अगर तुम्हें ये पता लग गया है कि H2SO4 अमोनिया से कितना रिएक्ट कर रहा है, तो वो जो बाहर से डाला था उसमें से अमोनिया माइनस कर दो या ये सॉरी NaOH माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा H2SO4 रिएक्टेड विद अमोनिया। बोलो क्लियर है? तो अब आपको एग्जाम में जो फोकस करना है वो ये कि इनिशियल, शुरुआत से लिख रहा हूं तो दोबारा मत लिखना आप लोग, इनिशियल H2SO4 है, इनिशियल H2SO4 n नॉर्मेलिटी, जिसकी नॉर्मेलिटी n है, वो VML लिया। ये इनिशियल H2SO4 है VML। देयरफॉर, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 टेकन, कितने H2SO4 ग्राम इक्विवेलेंट लिए हैं, तो n इंटू VML, ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट कहेंगे क्योंकि वॉल्यूम ml में है, तो इतने हमने H2SO4 इनिशियल लिए। अगला पॉइंट NaOH, ठीक है, नॉर्मेलिटी n, ठीक है, रिएक्टेड विद H2SO4, ये जो H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है ये V1 ml है और इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, यानी मिली इक्विवेलेंट, इसे मिली इक्विवेलेंट कहा जाता है तो मिली इक्विवेलेंट ही कहेंगे हम भी, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH reacting with H2SO4 इक्वल टू N1V1, इतना। तीसरा पॉइंट मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिएक्टिंग विद अमोनिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिंग विद अमोनिया, H2SO4 अमोनिया से कितना रिएक्ट कर रहा है, तो अगर आपको समझ में आ गया है N इंटू V शुरू में लिया, उसमें से इतना रिएक्ट कर दिया है NaOH के साथ, तो बचा हुआ रिएक्ट कर रहा है अमोनिया, ठीक है। और लेट सपोज इस माइनस को मैंने थोड़ी देर के लिए कह दिया है N-V', ये जब वैल्यूज पुटअप करेंगे और जो माइनस करके आएगा उसे मैंने मान लिया है N-V', या कोई Y वैल्यू मान सकता था मैं, और मैंने N-V' इसलिए लिया है कि कई बार एग्जामिनर इतना नहीं चाहता आप करें, वो डायरेक्ट ये दे देता है, कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट दे देता है भाई H2SO4 अमोनिया से इतना रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। लास्ट स्टेप ये है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, प्रूफ भी करा दूंगा,
इसका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला है 10 इंटू एन इंटू वी अपॉन डब्ल्यू। ये फॉर्मूला है 10 इंटू एन इंटू वी। एक मिनट रुकना, सॉरी 10 है या 1.4 है 1.7 है, एक बार चेक कर लूं। 10 नहीं 1.4 है शायद, एक सेकंड जस्ट अ मोमेंट, पूरा ही करना पड़ेगा क्योंकि शॉर्टकट फॉर्मूले में 10 है या 1.4 वो मुझे देखना पड़ेगा। ओके, H2SO4 अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है, ओके 1.4 है, अभी चेक करते हैं। और H2SO4 अगर अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 अगर होगा तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमोनिया होगा, है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमोनिया होगा। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमोनिया का जो वेट होता है वो होता है 17 ग्राम, और उसमें नाइट्रोजन का वेट हो गया 14 ग्राम। नाइट्रोजन का वेट 14, चलो ये 14 है, इसका मतलब है, अभी चेक करते हैं इसे। और ये 1.4 है या क्या, वो अभी चेक करते हैं। तो अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है या बन रही है तो H2SO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और यहाँ H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट N इंटू वी आ रहे हैं, तो यहाँ 14 इंटू N इंटू वी। और W ग्राम के कंपाउंड में ये है, और वॉल्यूम ml में है, ये तो 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज हुआ, और इंटू दिस। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, बस एक सेकंड प्लीज। हाँ ठीक है, ये आंसर आएगा, सॉरी मैंने इसीलिए पूरा डिराइव कर लिया, अभी आपको समझा भी देता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। तो इसका पहले आप शॉर्टकट लिख लीजिए, ये इसका शॉर्टकट है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 1.4 इंटू एन इंटू वी या एन डैश इंटू वी डैश अपॉन डब्ल्यू। और यहां एन डैश क्या है, वी डैश क्या है, ये बस ध्यान रखिएगा। एन डैश है नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 टेकन, और वी डैश क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जरा ध्यान रखना, रिएक्टेड विद अमोनिया, रिएक्टेड विद अमोनिया है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विद अमोनिया। और अगर उन्होंने NaOH का वॉल्यूम दे रखा है तो ये फॉर्मूला कैसे आएगा, पहले H2SO4 जितना आपने लिया है उसमें से माइनस करना पड़ेगा NaOH, तो ये NaOH की वैल्यू होगी और ये H2SO4 की वैल्यू होगी, ये माइनस करेंगे तो जो भी यहाँ वैल्यू आएगी XYZ वो यहाँ पुटअप की, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया मैं वो बता देता हूँ आपको, 1.4 कैसे आया कि एग्जाम में आपको भी कंफ्यूजन हो जाए तो बेटा ये फॉर्मूला है कि H2SO4 हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाला जिसने अमोनिया से रिएक्ट किया। अगर H2SO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा या रिएक्ट करेगा तो कॉमन सेंस है अमोनिया के भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट वहां मौजूद होंगे। अगर H2SO4 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा तो अमोनिया भी 1, क्यों, क्योंकि टाइट्रेशन का फंडा है 1:1:1, ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा 1:1 में रिएक्ट करते हैं। तो मैंने मान लिया यूनिटरी अप्रोच की H2SO4 हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर रिएक्ट कराया है तो अमोनिया के 1 ग्राम इक्विवेलेंट वहां मौजूद थे, और अमोनिया के 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 14 ग्राम नाइट्रोजन थी। तो अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 लिया जाता, जो H2SO4 अमोनिया से रिएक्ट कर रहा वो, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर लिया जाता तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 14 ग्राम नाइट्रोजन थी। लेकिन हमने H2SO4 यूनिटरी अप्रोच 1 की जगह कितना लिया है, N इंटू वी, क्योंकि ये V ml में है तो 1000 से डिवाइड करके लीटर बनाया है। बेटा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इज ग्राम इक्विवेलेंट, तो इस ग्राम इक्विवेलेंट को इसमें चेंज किया है। तो मैंने H2SO4 इतना लिया है, यूनिटरी अप्रोच 1 के लिए वैल्यू वो थी, तो इतने के लिए वैल्यू क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाइड बाई N इंटू वी इन ml अपॉन 1000। तो शुरू में नाइट्रोजन इतने ग्राम है। अब शुरू में कितने ग्राम का कंपाउंड है, W ग्राम के कंपाउंड में नाइट्रोजन इतनी है, तो 1 ग्राम के कंपाउंड में नाइट्रोजन कितनी होगी,
14 multiplied by n into V in ml upon this into W। W ग्राम के कंपाउंड में नाइट्रोजन इतनी है, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 करूंगा, और इंटू 100 करने से ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, और ये वाला जो 1 जीरो बचा है मैंने उसे यहाँ प्लेस कर दिया, और इसलिए मेरा फॉर्मूला चेंज होके बच्चों हो गया 1.4 इंटू एन इंटू वी इन ml अपॉन W, ये आया। बट इसमें n इंटू वी जरा ध्यान से रखिएगा क्या रखना है। n इंटू वी यहाँ है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 which are reacting with ammonia, gram equivalent of H2SO4 which are reacting with ammonia। ओके, एक सेकेंड बच्चों, मैं आपको इसके चाह रहा हूं कि अभी 2 क्वेश्चन करा दूं जिससे कि आपको ये डाउट ही खत्म हो जाए, है ना। पेज नंबर 39 सीनियर 320 325। चलो ऐसे ही आगे ले आता हूँ यार। अच्छा 325 नहीं, आगे जाना चाहिए, सॉरी। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन में पहले आपको यही वाले भी दिखा दूं। क्या आपको ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए कोई तरीका नहीं होता? चलिए, क्या आपको ये क्लियर हुआ? 62 अपॉन 222 m1 अपॉन m इंटू 100, ये फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ? 31 अपॉन 1877 m1 अपॉन m इंटू 100, ठीक है, ये हो गया फॉस्फोरस। ये रहा सल्फर का फॉर्मूला 32 अपॉन 233 m1 अपॉन m इंटू 100, ये सल्फर का एक न्यूमेरिकल। ये AgX के उन्होंने एक साथ दे दिए हैं, वो न्यूमेरिकल, ठीक है। और ये रहा हमारा जेल्डाल मेथड, ये चंडाल चौकड़ी है। ये बड़ा अजीब तरीके से देते हैं क्योंकि ये मोल्स में करते हैं, मैं मोल्स में नहीं करता हूं, इसलिए ज्यादा बेटर है मैं ये आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। ये वाला न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूं, आप इसे देखिए और इनके सोल्यूशन को मत देखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डाल मेथड द अमोनिया इवॉल्व, देखो द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी W की वैल्यू 0.5 है। तो यहाँ पे आपको W गिवन है 0.5, ठीक है, W आपको गिवन है 0.5। ओके, तो पहली चीज W 0.5 हो गया। अबे मान जा यार। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड इन जेल्डाल एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज बाई, अब ध्यान से देखना, न्यूट्रलाइज बाई 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। तो यहां पे इन्होंने साफ कहा है द अमोनिया इवॉल्व न्यूट्रलाइज बाई H2SO4, तो अमोनिया और H2SO4 डायरेक्ट दे दिया है NaOH तो इसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। अब इनके आंसर को मत देखना, 10 ml 1 मोलर, ठीक है। अब हमारे तरीके से करेंगे आप, हमारा तरीका। अच्छा नहीं मान रहे, चेंज करो पेज। अब तो मानेगा। चलिए बेटा, हमारा तरीका क्या है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाइड बाई n इंटू वी अपॉन W। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में H2SO4 आपको गिवन है 1 मोलर। सबसे पहला काम 1 मोलर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे 2 नॉर्मल। इसके बाद H2SO4 रिएक्टिंग विद अमोनिया, या वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिएक्टिंग विद अमोनिया, ये इन्होंने दे रखा था शायद 10 ml। डन। और हमें यही चाहिए, हमें यहाँ पे यही रखना होता है, H2SO4 रिएक्टिंग विद अमोनिया। और हमें गिवन है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 ग्राम। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो हमें अब करना क्या है, आंसर क्या है,
बेटा पहला क्वेश्चन है मैं ही कर दे रहा हूं। 1.4 मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मेलिटी इज 2, वॉल्यूम इज 10, डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 0.5। पॉइंट हटा के 10 बढ़ा लेते हैं और 10 बढ़ा लेते हैं, या पॉइंट से पॉइंट हटा लेते, सॉरी, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा लेते। और अब क्या आ गया, 5 से डिवाइड कर लें, 5 2 टाइम्स 14 इंटू 4 56। मुझे 56 लग रहा है, थोड़ी मैथमेटिक्स ऐसी है, सही है, लेकिन आंसर समझ में आया है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ओके भाई, चल दे आगे। वो कह रहा है रुको, थोड़ा तसल्ली कर। ओके ओके 359 360। चलिए, ये रहे क्वेश्चन, और ऑब्वियसली अगर आपको ये दिख जाएगा तो मैं ये क्वेश्चन आपको कराना चाह रहा हूँ यार। एक तो ना, रुको फिर एक सेकंड और। ठीक है बच्चों, मैं आपको, ये आपका आया है, आगे करें 21 22 23। यस बेटा, अगर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा हो, मैं पढ़ देता हूं आपको। दिस वन इज द क्वेश्चन 33rd, जिनके पास एनसीईआरटी है वो देख लें, नहीं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि 33rd हमारा डार्क हो जाए या इनलार्ज हो जाए। दिस वन इज 33rd। ओके, कोशिश कर रहा हूं, पढ़े बेटा। सैंपल ऑफ 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, अपने आप लिखते जाओ, 0.5 यानी W की वैल्यू 0.5 है, was treated according to Geldahl's method, इसे चंडाल चौकड़ी से रिएक्ट कराया। The ammonia evolved was absorbed by 50 ml 0.5 मोलर H2SO4, जो अमोनिया निकली उसे H2SO4 से एवॉल्व रिएक्ट कराया 50 ml 0.5 मोलर। बट रिमेंबर, ये इनिशियल H2SO4 है। The residual acid required 60 ml 0.5 molar NaOH, आपकी 60 ml 0.5 molar NaOH भी दिया है for the neutralization. Find the percentage of nitrogen in the organic compound. और अगर तुमसे क्वेश्चन ना भी हो ना कभी भी एग्जाम में, 56 लिख के आ जाना, मैक्सिमम इसका जो भी आंसर आया 56 आया, और मुझे ध्यान नहीं, शायद इसका भी वही आएगा शायद, बट सॉल्व करें, वैल्यू लिखें। तो यहाँ आपकी जो वैल्यूज मिली है 0.5 है, 60 इंटू 0.5 है और 50 इंटू 0.5 है ना। एक बारी मैं लिख देता हूं आपके लिए सारी वैल्यूज। बच्चों इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया है 0.5 ग्राम। उन्होंने हमें H2SO4 जो इनिशियल या जो एक्सेस में लिया जाता है वो दिया है 0.5 मोलर एंड 50 ml शायद, है ना, 50 ml। और उन्होंने हमें दे रखा है NaOH रिएक्टिंग विद H2SO4, वो NaOH जो H2SO4 से रिएक्ट किया है वो शायद 0.5 मोलर है और शायद 60 ml है, व्हाट आई रिमेंबर। ठीक है, और क्वेश्चन में है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालो, एंड आई होप तो मेरी वैल्यू सही है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। 50 ml 0.5 मोलर H2SO4 इनिशियल है और 60 ml 0.5 मोलर NaOH से रिएक्ट करना। ओके, स्टार्ट करो मैं, अब आप करने की कोशिश करिए। पहले आप करिए, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। ट्वेंटी 100 साथ से थोड़ा आंसर गलत लग रहा है। चलिए मैं आपका हेल्प करता हूँ, स्टार्ट कराता हूँ, सॉरी। देखिए
ठीक है, बाकी लोग भी बताइए। चलिए बच्चों, देखिए बेटा, करने का तरीका क्या है। हमने H2SO4 शुरू में कितना लिया, बाद में कितना लिया, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन हो रहा है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, H2SO4 रिएक्टिंग विद अमोनिया। तो H2SO4 रिएक्टिंग विद अमोनिया इक्वल्स टू H2SO4 इनिशियली माइनस H2SO4 रिएक्टिंग विद NaOH, ये होगा। H2SO4 इनिशियली कितना है बेटा, 50 ml है और 1 नॉर्मल है। समझ में आया 1 नॉर्मल कैसे, नॉर्मेलिटी पुटअप होती है, मोलैरिटी नहीं। तो 50 ml है और नॉर्मेलिटी रखनी है, और नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। तो ये आ रहा है 50 इंटू 1 इज 50। H2SO4 रिएक्टिंग विद NaOH कितना है, 1:1 में रिएक्शन होती है, और NaOH की वैलेंसी 1 है, और NaOH की वॉल्यूम या मोलैरिटी इस समय 0.5 गिवन है। तो 0.5 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, और इसका वॉल्यूम 60 दे रखा है शायद, तो ये 60 का हाफ हो गया 30। तो ये 60 का हाफ हो गया 30, तो इसका मतलब ये डिफरेंस आ गया आपका 20। और अब डायरेक्ट शॉर्टकट में पुटअप करना था, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू यहां से ये जो भी डिफरेंस आया वो, एंड डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 0.5 है। ठीक है, आई होप सो आपको मालूम है। टाइम्स हो गया है, तो 14 4 जा 1.4 था ये। ठीक है, आई होप सो आ गया होगा क्वेश्चन। कोई डाउट है बच्चों? सर आपकी आवाज नहीं आ रही।